सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स वन के। हम इस सीरीज़ में हम लोग फार्मास्यूटिक्स वन के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वाइज। ओके, सो अभी हमारी यूनिट वन चल रही है। अभी उसके बाद हम लोग यूनिट टू शुरू करेंगे। ओके, सो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो दोस्तों, उसकी जो वीडियो है वो आपको आई कार्ड में आ रही होगी। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, वो है व्हाट आर द हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग, कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और टेम्परेचर आपको पता होगा कि अगर आप खाना भी बनाते होंगे तो अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दें तो चीज़ें जो है ज़्यादा घुलने लगती है। बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप पानी को गर्म करें और गर्म पानी में शक्कर मिलाएं तो गर्म पानी में शक्कर जल्दी घुल जाती है एज़ कम्पेयर टू ठंडे पानी से, है ना। तो क्या होता है कि जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मीन्स सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ओके, दिस मीन्स दैट इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ओके, बट इन सम केसेस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज द सम टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो लेकिन कुछ कुछ केसेस होते हैं, वो बहुत ही कम केसेस होते हैं कि कभी कभी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो दोस्तों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जो एनर्जी, जब उनकी रिएक्शन होती है तो वो एनर्जी देते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है एक्सोथर्मिक का। एक्सो मतलब बाहर, कोई एक्सटर्नल होता है ना, एक्सटर्नल मतलब बाहर। तो जो चीज़ें बाहर एनर्जी देती हैं उन्हें कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप लोग लैब में भी काम करते होंगे तो अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे होंगे तो कभी देखा होगा कि बीकर गर्म हो गया अचानक से। आपने बीकर को हीट नहीं दी लेकिन बीकर गर्म हो गया। तो वो बीकर गर्म इसीलिए हुआ क्योंकि जो बीकर में रिएक्शन हो रही है वो एक्सोथर्मिक है, वो हीट दे रही है। वो हीट देने की वजह से वहाँ पे वो बीकर गर्म हो गया है। और सिर्फ ये एक्सोथर्मिक के लिए ही मान्य है। मीन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं खाली उनमें केस क्या है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ये एक्सोथर्मिक का ही मतलब कि सिंपल वो है, एक केस है, और किसी और केस नहीं, खाली सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक का ही केस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक के केस में उल्टा होता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के, है ना। वरना और सारे केसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। वही लिखा है, बट इन केस ऑफ एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक जिसमें हीट चाहिए होती है, जिसको हम लोग हीट देते हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी इसमें इंक्रीज़ होती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ग्राफ दिया हुआ है। सो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, और ये बता रहा है कि किस तरह से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, काफ़ी हद तक एक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी काम करते हैं, है ना। सिर्फ टेम्परेचर ही काम नहीं करता है, सिर्फ आप सोचिए सिर्फ टेम्परेचर काम कर रहा नहीं, अलग एक और चीज़ है, वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, किस तरह का सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट मतलब कि जिस चीज़ में आप चीज़ को डिज़ोल्व कर रहे हैं। ओके, जैसे पानी को शक्कर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो पानी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट मीन्स सॉल्युबिलिटी एक सोल्यूट के सॉल्वेंट में डिपेंड सोली अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब आप देखिए, अब आप कोशिश करिए, देखिए
कि कुछ कुछ चीज़ों में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। जैसे कि अब आप देखें कि ऑयल को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग है ना। अब अगर आप अल्कोहल को वाटर में डिज़ोल्व करें तो तुरंत हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि कैसा सॉल्वेंट है और कैसा सॉल्यूट है ना। काफ़ी हद तक इस पे भी चीज़ पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे है, द पोलैरिटी ऑफ अ सल्यूट एंड पोलैरिटी ऑफ अ सॉल्वेंट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। तो जो सल्यूट की सॉल्युबिलिटी, जो सल्यूट की पोलैरिटी है और सॉल्वेंट की पोलैरिटी है, उससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, है ना। और कैसे डिटरमाइन करते हैं, सिंपल आपको ध्यान रखना है, लाइक डिज़ोल्व लाइक। मेरे मतलब कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइक डिज़ोल्व लाइक मीन्स पोलर सॉल्वेंट सिर्फ पोलर सल्यूट को ही डिज़ोल्व करेंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर को ही डिज़ोल्व करेंगे, है ना। तो दोस्तों आपको ये लाइन ध्यान रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व पोलर सल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व नॉन पोलर सल्यूट। ओके, कि पोलर सॉल्वेंट ही पोलर को डिज़ोल्व करेंगे और नॉन पोलर ही नॉन पोलर को डिज़ोल्व करेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि पोलर को नॉन पोलर में डिज़ोल्व कराएं, ये ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं और अलग चीज़ें बढ़ाएं तो हो सकता है, लेकिन आप नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि एक पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर को डिज़ोल्व कर लेगा। नहीं, पोलर सॉल्वेंट तो सिर्फ और सिर्फ पोलर को डिज़ोल्व करेगा और नॉन पोलर सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्यूट को ही डिज़ोल्व करेगा। ओके, तो ये सिंपल सी चीज़ है, हमारा सेकेंड पॉइंट, है ना। ऑफ प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट करता है कि प्रेशर कैसा है, ठीक है। तो प्रेशर पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। ओके, अब ये देखिए क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। अगर आप किसी गैस को डिज़ोल्व करना चाहते हैं लिक्विड में तो आप प्रेशर बढ़ाइए, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो आपका वो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी, है ना। इसके लिए हम लोगों ने एक बहुत ही एक अच्छा लॉ है, उसका नाम है हेनरी लॉ, है ना। तो अगर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे कोर्स में भी है आपके हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेनरी लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि कोई चीज़ कब डिज़ोल्व करेगी, ठीक है। तो वही लिखा है हेनरी लॉ डिक्टेट्स दैट व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस corresponds टू इट्स पार्शियल टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर। तो दोस्तों ये जो लॉ है, ये जो लॉ है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे, अगर हेनरी लॉ बोलता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ इस गैस कॉरेस्पॉन्ड टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी जो ऑफ गैस है, जो भी है, वो उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो P है, जो हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, वो जो P है वही है पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड है, K जो है वो हेनरी कांस्टेंट है, और K ये हर चीज़ के लिए अलग अलग रहता है, मीन्स हर गैस के लिए और हर चीज़ के लिए अलग रहता है, ठीक है। हर गैस के लिए, मतलब कि आप कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, सबके लिए अलग, ठीक है। और जो C है, C जो है हमारा कंसंट्रेशन है कि कितने मोलर है, या तो ये मोलर ले सकते हैं या नॉर्मल ले सकते हैं, ओके, कितने मोलर है वो, ठीक। तो ये हेनरी लॉ आपको मेंशन करना है, ठीक है। अब आप हाँ, तो बताना था कि फॉर्मूले प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्रेशर पे किस तरह से डिपेंड करता है ये हेनरी लॉ आपका बताता है, ठीक है। ये हेनरी लॉ आपको बता सकता है कि किस तरह से प्रेशर पे ये डिपेंड करता है, ओके। फिर लिखा हुआ है, दिस formula indicates that at constant temperature when the partial pressure decreases the concentration of the gas in the liquid decreases as well, consequently the solubility also decreases। मीन्स इसका मतलब है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे और कंसनट्रेशन ऑफ गैस भी डिक्रीज़ करेंगे, दो चीज़ें आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, एक चीज़ नहीं डिक्रीज़ कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर एक तो डिक्रीज़ कर रहे हैं और कंसनट्रेशन भी डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ कर दें, अगर आप पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ कर दें और कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ कर दें तो आपकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। ये हेनरी लॉ ने बहुत ही अच्छे तरह से फॉर्मूले के थ्रू बताया है, और आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं क्योंकि ये हेनरी लॉ का मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं पीएच। पीएच भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, पीएच डिज़ोल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो लिखा है फॉर नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस मीन्स जिसमें आयन ना हो, कोई चार्ज ना हो, जैसे NaCl है वो आयन है ना, NaCl आयन है। कोई नॉन आयनिक सोचिए जिसमें कोवलेंट बॉन्ड से बना हो, है ना,
ठीक है। फॉर नॉन आयनिक सब्सटेंसेस सॉल्युबिलिटी कैन बी इन्हेंस्ड बाय चेंज ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगर आप कोई नॉन आयनाइजिंग कंपाउंड है जिसमें कोई आयन नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड से बना है, तो अगर आप उसको सॉल्युबिलिटी चेंज करनी है तो डाइपोल मोमेंट उसका चेंज कर दीजिए, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पीएच हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन नॉन आयनाइजेबल सब्सटेंस। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है कि पीएच जो है ज़्यादा, अगर नॉन आयनाइजिंग सब्सटेंस के लिए बात करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है पीएच, है ना। पीएच जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं डालता है। अगर वो सोचे पीएच पूरा ही चेंज कर देंगे, पूरा चेंज नहीं, जितना टेम्परेचर और प्रेशर लगाता है उतना ही पीएच नहीं कर सकता है। इन केस ऑफ आयनाइजेबल सब्सटेंस पीएच डिपेंड्स ऑन हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन, ये आपको याद करनी पड़ेगी और ये एसिड और बेस दोनों के लिए याद करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये पीएच को अगर आपको बताना है, जैसे आप नॉन आयनिक के लिए तो समझ सकते हैं कि भाई पीएच का बहुत ही कम रोल है, लेकिन अगर कोई आयनाइज्ड कंपाउंड है जैसे कि NaCl है ना, उसके लिए तो भाई हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन लगेगी, है ना। उसके लिए हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन लिखेगी और उनके दोनों फॉर्मूले ये आपको दिए हुए हैं। एसिडिक के लिए ये है और बेसिक के लिए ये है, और नीचे आपके सारे कांस्टेंट दिए कि कौन क्या है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ बना सकते हैं अगर आपके पास समय हो। वैसे अगर आप हैंडरसन-हैसेलबैक इक्वेशन ही मेंशन कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है पार्टिकल साइज़, कि पार्टिकल साइज़ कैसे काम करता है। तो दोस्तों पार्टिकल साइज़ हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि पार्टिकल साइज़ जितना कम हो उतना ही जल्दी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर आप घर पे भी अगर चाहें तो आप कोशिश कर सकते हैं कि शक्कर को अगर आप शक्कर को अच्छे से पीस लें और फिर उसको डिज़ोल्व करें तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, और अगर आप शक्कर को वैसे ही डाल दें तो वो धीरे डिज़ोल्व होती है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल साइज़ अगर डिक्रीज़ कर दें तो कितनी जल्दी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। तो पार्टिकल साइज़ में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल एक ही बात है कि पार्टिकल साइज़ अगर डिक्रीज़ करेगा, पार्टिकल साइज़ अगर आपका डिक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज़ करेगी, बस सिंपल सी बात ये है, ओके। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी थोड़ा सा दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि एमॉर्फस जो ड्रग होती है वो मोर सॉल्युबल होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है कि एमॉर्फस इज़ मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन, ओके। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ओके। और फिर सॉल्युबिलिटी और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। टोटल 8 फैक्टर्स हैं जिसमें से मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी एक काफ़ी हद तक रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है। द चेंज इन मोलिकुलर स्ट्रक्चर strongly affects the solubility of a compound. For example, introduction of a hydrophilic group into a hydrophobic substance may improve the solubility. तो दोस्तों इसमें एग्जांपल लिखा है कि अगर एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप मीन्स हाइड्रो और फिलिक, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग, तो अगर आप एक वाटर लविंग ग्रुप ऐड कर दें तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सिंपल बात है कि अगर हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग ग्रुप ऐड कर दिया तो अगर वाटर लविंग ग्रुप किसी भी कंपाउंड में ऐड कर दिया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ओके। और दोस्तों जो हमारा लास्ट है वो है सल्यूट इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सल्यूट इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे काम करता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ कि क्या है ये। पहले पढ़ लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन सल्यूट एंड सॉल्वेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर determining solubility. Solute attraction equate to the greater solubility while weak solute interaction raise to lesser solubility. तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, देखिए एक होता है आपका सल्यूट का पार्टिकल और एक होता है आपका सॉल्वेंट का पार्टिकल, है ना। अब जब डिज़ोल्व होता है तो इनके बीच में बनता है बॉन्ड, है ना। ये बॉन्ड अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम होगी, है ना। और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्युबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। बस यही चीज़ इसी लाइन में लिखी हुई है। और ये जो चीज़ ये लाइन है वो ये है स्ट्रॉन्ग सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन है यहाँ पे ये बॉन्ड भी कह सकते हैं आप इसको और अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। अट्रैक्शन इक्वेट टू ग्रेटर सॉल्युबिलिटी, मतलब कि ग्रेटर सॉल्युबिलिटी होगी।
while weak solute solvent attraction equate to lesser solubility। इसका मतलब है कि अगर वीक अट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी लेसर होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। बस सिंपल सा यही बात है, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे 8 फैक्टर्स जिस पे हमारी सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। ओके, तो आप इनको आराम से लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।